बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 25 ऑफ CS502। आज हम कवर करेंगे कि हफमैन कोडिंग कैसे करेक्ट एल्गोरिदम है, क्योंकि ग्रीडी एल्गोरिदम जो होते हैं वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमने ये चेक करना होता है कि क्या ये वाकई ऑप्टिमल सॉल्यूशन है और क्या ये एल्गोरिदम वाकई करेक्ट है। करेक्ट होने से मुराद के रिजल्ट भी करेक्ट दे और ऑप्टिमम बेस्ट रिजल्ट भी प्रोवाइड करे। तो अब हफमैन एल्गोरिदम जो होता है हमारे पास ग्रीडी अप्रोच का यूज़ कर रहा होता है प्रीफिक्स कोड ट्री जनरेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक्सपेक्टेड लेंथ जो होती है बी टी की, यानी जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसमें यूज़ होंगे, बिट्स यूज़ होंगी, वो उसको मिनिमाइज़ करता है। यानी ये ऑप्टिमम प्रीफिक्स कोड जनरेट करता है। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि ये कैसे करेक्ट है या नहीं, ये हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास हम पहले फार्मूला देख चुके हैं पिछले लेक्चर में। हमारे पास जब हमने कैलकुलेट करना हो कि बिट लेंथ क्या होती है, तो हम क्या करते हैं, एंस को मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटीज़ और उसके लिहाज से, प्रोबेबिलिटीज़ के लिहाज से जो हमारे पास कोड लेंथ बनती है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास फिर बिट की लेंथ आ जाती है। तो अब हमारे पास प्रूफ करने के लिए अप्रोच ये है कि हम क्या करते हैं कि एक ट्री ले लेते हैं जो कि डिफरेंट होता है हफमैन ट्री से, और फिर हम प्रूव करते हैं कि जब हम इसको हफमैन ट्री में कन्वर्ट करेंगे तो हमारी कॉस्ट कभी भी इंक्रीज नहीं होगी, हमेशा रिड्यूस होगी या बराबर रहेगी। यानी अब एक बंदा है, वो कह रहा है कि मैं आपको एक बिस्किट है वो 10 रुपये में देता हूँ। दूसरा बंदा है वो कहता है मैं आपको 20 रुपये में देता हूँ। तो जो 10 रुपये वाला कह रहा है वो कह रहा है कि मेरा बिस्किट सबसे सस्ता है, अच्छा भी है और सबसे सस्ता है। तो वो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या कहेगा कि कहेगा मार्केट में कोई और बिस्किट ले आओ, 10 रुपये का मिल जाएगा लेकिन इससे कम नहीं मिलेगा। तो हफमैन कोडिंग को हम प्रूव करने के लिए कह रहे हैं कि कोई और ट्री आप बना लो। हो सकता है कि हफमैन ट्री उस जैसा ही कोड जनरेट करे, लेकिन हो सकता है उससे बेहतर जनरेट कर दे। ठीक है, होता है, हो सकता है कि आपके पास, मेरे पास भी 10 रुपये की चीज़ ऑफर है, आपके पास भी वही 10 रुपये की ऑफर है, लेकिन 9 रुपये या 8 रुपये की ऑफर नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। तो अभी हम देखते हैं कि टू कैरेक्टर्स हमारे पास अगर हैं एक्स एंड वाई, ठीक है, जिनकी स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटीज़ हैं। स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटी से मुराद ये है कि ये सबसे कम हमारे कोड में आ रहे हैं। तो हमारे पास एक ऑप्टिमल कोड ट्री होगा जिसके अंदर हम उनको सबसे नीचे रखेंगे, मैक्सिमम डेप्थ पे रखेंगे, ताकि सबसे ज़्यादा लेंथ बिट वाला कोड इनके लिए जनरेट हो जो सबसे कम रिपीट हो रहे हैं हमारी स्ट्रिंग के अंदर। तो इसके लिए प्रूव हम क्या करते हैं कि हम फॉर एग्जाम्पल को एंड पे नहीं रखते, हम उनको ऊपर रख देते हैं और एक और ट्री ले लेते हैं जिनके अंदर बी और सी, जिनकी प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, वो हमने नीचे रख दिए। तो अब टी एक ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड ट्री है जिसके टू सिबलिंग्स हैं बी एंड सी, जो मैक्सिमम डेप्थ पे हमने रख दिए। एक्स और वाई को नहीं रखा, एक्स और वाई जो है मिनिमम प्रोबेबिलिटी वाले थे उनको रखना चाहिए था, गलती कर दी हमने। तो इस अब हम बताते हैं भाई गलती कैसे की है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास पी ऑफ बी है वो लेस देन पी ऑफ सी, लेस देन और इक्वल टू, यानी वो जाहिर बात है सिबलिंग्स हैं और मैक्सिमम डेप्थ में है, तो उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ है या बराबर होगी या बी की प्रोबेबिलिटी उससे कम होगी। ठीक है। उसके अलावा हम कहते हैं कि जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, ये दो जनरल अजम्पशंस हमने कर लिए हैं, ठीक है, लॉस ऑफ जनरलिटी के बगैर। ठीक है, तो ये हमारे पास अजम्पशंस हैं। तो इन अजम्पशंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक्स और वाई जो है उनके पास स्मॉलेस्ट प्रोबेबिलिटीज़ हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेस देन और इक्वल टू, यानी या तो बी की जो है उससे बराबर होगी या एक्स की उससे कम होगी। इस तरह हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, ये क्योंकि हमारी बात ये हम कर चुके हैं कि एक्स और वाई की सबसे छोटी प्रोबेबिलिटी है, तो बाकी से तो ये छोटी ही होंगी या उनके बराबर होंगी। ठीक है, अब हम इन सारों को इकट्ठा करते हैं। तो बी और सी जो है हमारे पास डीपेस्ट लेवल ऑफ ट्री में, यानी इनकी डेप्थ सबसे ज़्यादा है, तो डेप्थ ऑफ बी जो है वो डेप्थ ऑफ एक्स से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी, और डेप्थ ऑफ सी जो है वो डेप्थ ऑफ वाई से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हमारे पास जो सी है उसकी डेप्थ वाई से ज़्यादा है, वाई से ज़्यादा गहराई में, इसी तरह बी है उसकी डेप्थ एक्स से ज़्यादा है, वो एक्स से ज़्यादा गहराई में है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जब हमने इक्वेशन लिखी थी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है वो छोटी है, तो हम उसको लिखते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स को सॉरी दूसरी तरफ ले जाएं, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो। मतलब मैं इसको इस तरफ ले गया और इस जगह लेके माइनस कर दिया, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी साइन को उल्टा कर दें और इस चीज़ को उल्टी तरफ लिख दें, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि डेप्थ, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, उससे हम ये इक्वेशन जनरेट करते हैं, डेप्थ ऑफ बी माइनस डेप्थ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हमारे पास ये दो इक्वेशन हमने जनरेट कर दी। अब ये दोनों ग्रेटर देन वन है, तो इनका जो मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आएगा वो भी ग्रेटर देन वन आएगा। दो प्लस आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लस ही आंसर आता है जो कि ग्रेटर देन वन होता है। तो हमने क्या किया, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मैं 1 बोला था, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इन दोनों की पोजीशंस को स्वैप कर देते हैं, एक्स को नीचे ले जाते हैं बी की जगह पर और बी को ले जाते हैं एक्स की जगह पर। तो अब क्या होगा, हमारे पास एक नया ट्री जनरेट होगा जिसको हम टी डैश बोल रहे हैं। तो उसके लिए जब हम बी ऑफ टी कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि बी ऑफ टी डैश जो है, पुराना बी ऑफ टी हमारे पास वैसे ही लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे था b, यहाँ पे था x। तो अब सबसे पहले जो x यहाँ पे था और इसकी जो डेप्थ थी वो थी d ऑफ x, और जो b यहाँ पे था इसकी जो डेप्थ थी वो d ऑफ b थी। हम इसको माइनस करते हैं, इसको भी माइनस करते हैं। ठीक है, तो हमने x d ऑफ x माइनस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ x d ऑफ x इसको माइनस कर दिया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ b और डेप्थ ऑफ b को माइनस कर दिया। लेकिन अब माइनस करने के साथ साथ प्लस कर रहे हैं, जो b की डेप्थ थी उस पर मैं x ले आया, तो x ऑफ p ऑफ x और d ऑफ b मैंने प्लस कर दिया, और जो यहाँ पर मेरे पास डेप्थ ऑफ x थी वहां पे मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ b लेकर आ गया हूँ, तो मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ b और dx को जमा कर देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इसमें से कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा, p b कॉमन लेंगे ये आएगा। ठीक है, अब हम इसको जब माइनस करके कॉमन लेके लिखते हैं तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेंट आ जाता है। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमने देखा था ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हमारे पास रिजल्ट आता है। तो इसका मतलब हमारे पास जो ये वाला बी टी डैश है जो इसके बराबर है, ये लेस देन इक्वल टू बी टी है। देखें बी टी एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 है, उसमें से कुछ माइनस करने से कोई रकम आ रही है, उसमें से 2 माइनस करने से कोई रकम आ रही है 8। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बी ऑफ टी है इसके अंदर से माइनस करने से कुछ आ रहा है, तो बी ऑफ टी उससे बड़ा है। ठीक है, अगर ये माइनस नहीं करूंगा तो बी ऑफ टी इससे बड़ा है। ठीक है, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि बी ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी ऑफ टी डैश। ठीक है, तो बी ऑफ टी डैश की जो कॉस्ट है वो कम हो गई है। ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुई, तो टी डैश एक ऑप्टिमल ट्री था जिसके अंदर हम एक्स को नीचे ले आए। इस तरह हम वाई को दोबारा नीचे लेके आएंगे तो वाई की भी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। तो हम वाई के लिए भी क्या कर सकते हैं, एक ट्री जनरेट कर सकते हैं टी डबल डैश, और उसको हम इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि फाइनल ट्री टी डैश जो होगा ये सेटिस्फाई करेगा क्लेम को कि जो दो एक्स एंड वाई हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम है उनको सबसे ज्यादा डेप्थ पे होना चाहिए। देर इज ऑप्टिमल कोड ट्री इन विच दीज टू कैरेक्टर्स आर सिबलिंग्स एट द मैक्सिमम डेप्थ इन द ट्री, इनको मैक्सिमम डेप्थ में होने चाहिए। तो क्लेम जो है हमने जस्ट प्रूव किया है, ये फर्स्ट स्टेप है हफमैन एल्गोरिदम का कि इनको सबसे ज्यादा डेप्थ पे होना चाहिए। ठीक है, और ये प्रॉपर वन है, ग्रीडी स्टेप है। ठीक है, अब कंप्लीट प्रूफ जो है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंडक्शन भी प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, इंडक्शन क्या से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि n-1 चीज़ों के लिए हम एक चीज़ प्रूव करेंगे तो वो n चीज़ों के लिए भी ठीक होगी। तो हमारे पास क्लेम ये है कि हफमैन एल्गोरिदम जो है वो ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड ट्री जनरेट करता है। तो प्रूफ हम इंडक्शन से करेंगे n पे कि नंबर ऑफ करेक्टर्स n हमारे पास हैं, और बेसिस लेते हैं हम केस n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए तो जाहिर बात है हमारे पास एक ट्री होगा जो कि सिंगल लीफ नोड पे होगा। ठीक है, तो वो ऑप्टिमल ही होगा। अब एक लीफ नोड को तो आप एक ही जगह रख सकते हैं ना, उसको आप कहीं और ऊपर नीचे तो कर ही नहीं सकते ना। तो हमने क्या करना है, एग्जैक्टली n करेक्टर्स के लिए इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली n करेक्टर्स हम फॉर एग्जांपल लेते हैं। तो प्रीवियस क्लेम हमारा ये कहता था कि दो करेक्टर x एंड y जो हैं इनकी लोएस्ट प्रोबेबिलिटी है ये लोएस्ट लेवल पे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ ट्री पे होंगे। तो हम क्या करते हैं, x एंड y को वहां से रिमूव करते हैं और उनके ऊपर एक और नोड बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं z, जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी p ऑफ z इज इक्वल टू p ऑफ x प्लस y। यानी हम पिछले स्टेप पे चले जाते हैं, n-1 करेक्टर्स की तरफ हम चले जाते हैं। ठीक है, तो जब हम n-1 करेक्टर्स की तरफ गए तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पी एक्स प्लस पी वाई ही ऐड होना चाहिए, इससे ज़्यादा उसमें ऐड नहीं होना चाहिए जब हम n करेक्टर्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एक प्रीफिक्स कोड ट्री लेते हैं t जो कि n-1 करेक्टर से बना हुआ है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, t को एक प्रीफिक्स कोड ट्री t डैश में बनाना है जिसके अंदर हमने x और y को इंक्लूड करना है। अब हम क्या करते हैं, इनको इंक्लूड करने की जगह तलाश करते हैं। तो अब फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि अनडू कर देते हैं ऑपरेशन को, x एंड y को रख लेते हैं और z को रिप्लेस कर देते हैं, उसके z के चाइल्ड बना देते हैं हम x एंड y। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ जी और डी और जी की जो डेप्थ है और प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस करेंगे। लेकिन अब देखें जी हमारे पास इस जगह पे है, एक्स उसके नीचे और y उसके नीचे ऐसे एज अ लेफ्ट एंड राइट साइड आ रहे हैं। तो इनकी जो d की डेप्थ है, x की डेप्थ डी जी प्लस वन बन जाएगी और इसी तरह y की डेप्थ भी डी जी प्लस वन बन जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटू डी जी प्लस वन और प्रोबेबिलिटी ऑफ y इंटू डी जी प्लस वन। ठीक है,
अब हम इसकी मैनिपुलेशंस करते हैं, कॉमन शॉमन लेते हैं इसके बाद, तो हमारे पास आ जाता है पी एक्स प्लस वी वाई इंटू डी जी प्लस वन माइनस डी जी से कैंसिल हो जाएगा, पी एक्स प्लस वी वाई बन जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास जो बाइनरी ट्री था, ठीक है, जिसके अंदर हम यहाँ पर पहुँच चुके थे, और हम एक्स और वाई जो मिनिमम प्रोबेबिलिटीज के थे उनको ऐड करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ पी एक्स प्लस पी वाई ही ऐड होता है, इतनी ही कॉस्ट हमारे पास चेंज होती है। ठीक है, तो कॉस्ट चेंज हो रही होती है, लेकिन ये स्ट्रक्चर ऑफ ट्री पे डिपेंड उस तरह से नहीं कर रही होती। जो हमारे पास ट्री था एन माइनस वन करेक्टर्स के लिए, उसके स्ट्रक्चर पे ये डिपेंड नहीं करती, ये इंक्रीज होनी ही होनी है। ठीक है, पी एक्स प्लस पी वाई आएगा ही आएगा जब हम एक्स और वाई को ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद देयर फोर टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ फाइनल थ्री टी डैश, जब हमने टी डैश की कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, हमें एक ट्री एन माइनस वन पे एक ऐसा ट्री बनाना है जो ऑप्टिमल ट्री हो। जब यहाँ तक हमारा ट्री ऑप्टिमल होगा तभी हमारा ट्री आगे ऑप्टिमल बनेगा, यानी बी ऑफ टी हमारे पास ऑप्टिमल होना चाहिए। एक्स और वाई को ऐड करने से हमारे पास ये प्रोबेबिलिटीज ऐड होनी ही होनी है। इससे पहले वाला जो आप काम कर चुके हो वो बस ऑप्टिमल होना चाहिए। तो इस इंडक्शन के जरिए हम कह सकते हैं कि जो हम एल्गोरिदम जनरेट कर रहे हैं वो ऑप्टिमल ही है। तो फाइनल ट्री जो होगा वो भी हमारा, जब पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई ऐड कर देंगे तो वो भी अभी तक का ऑप्टिमल था तो आगे भी ऑप्टिमल होगा, क्योंकि हमारा जो हमने कंसीडर किया था सिंगल लीफ नोड के लिए वो ऑप्टिमल है। जब हमारे पास अगले दो लीफ नोड्स आएंगे तो वो भी ऑप्टिमल होगा, फिर अगले आएंगे फिर भी वो भी ऑप्टिमल होगा, फिर अगले आएंगे फिर वो भी ऑप्टिमल होगा। इसी तरह जो हमारा फाइनल ट्री बनेगा वो भी एक ऑप्टिमल ट्री बनेगा। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।